हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने के लिए आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक, कि कुछ थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं के कारण जो है क्लास जो है आपकी थोड़ी सी लेट जो है प्रारंभ हुई है, उसके लिए जो है आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर से अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा चलाई जा रही ये प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है लेकर के हाजिर हूं आप लोगों के बीच में, जहां पर हम आईएएस और पीसीएस के विद्यार्थियों को इस बार प्रीलिम्स की तैयारी कराने के लिए जो है वचनबद्ध हैं। और इस वचनबद्ध प्रक्रिया के दौरान जो है हम लोग आपको जो है आईएएस और पीसीएस में आए प्रीवियस क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा जो है निचोड़ जो है आज देने वाले हैं, ठीक, इस क्लास के माध्यम से। और ये क्लास नियमित रूप से डेली शाम 7 बजे चलती है, मगर आज संडे था, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देने का दिल था, इसलिए आप लोगों के बीच में संडे को जो है उपस्थित हैं इस खूबसूरत सी क्लास को लेकर के। और इस क्लास में हम आपको टॉपिक वाइज और जो है चैप्टर वाइज जो है सारी चीज़ें कवर कराएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा भारतीय संविधान के जो है महत्वपूर्ण भाग जो है रहने वाले हैं। और हम ये पूरी पूरी सीरीज जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करा रहे हैं, ठीक, इसकी कोई भी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। पीडीएफ की जगह पर ना आपको एक बुक मिलेगी, और ये बुक आपको अपने नज़दीकी बुक सेलर से जो है परचेज करनी होगी, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। तो इस बार प्रीलिम्स बनेगा आपके लिए पॉसिबल अरिहंत के साथ। क्लियर? और मैं केजीएफ सर इसमें अपनी संपूर्ण भूमिका जो है ये दिल से जो है अदा करूंगा। और ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है रेड कलर की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की जो है बुक है। आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाएंगे वो तमाम चीज़ें जो है इस बुक में जो है दी गई हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि हम इसी बुक को जो है आपको यहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको इसका प्रिंटेड कंटेंट चाहिए तो आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था की ही नहीं, अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रीलिम्स पॉसिबल को सक्सेस करने के लिए जीएस के हर सेक्शन के लिए जो है ये रेड कलर की बुक जो है बनाई गई है। चाहे वो भारतीय इतिहास हो, चाहे वो भूगोल भारत एवं विश्व का हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो आपका जो है सामान्य विज्ञान हो। तो ओवरऑल जीएस का जो है कंप्लीट जो है कलेक्शन जो है तैयार किया गया है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा इस बार के प्रीलिम्स को पॉसिबल करने के लिए। आइएगा, आप ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आते हैं सीधे क्लास पर। ठीक, ये इस बुक की जो है कुछ स्पेशलिटी हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन इसमें जो है आपको बेहद खूबसूरत तरीके से जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है टॉपिकल माइंड मैप भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। 100% एरर फ्री जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक, और तमाम चीज़ें हैं। आइएगा, तो आते हैं डियर स्टूडेंट आज के इस सेशन पर। ठीक, और आज के इस सेशन में हम जो है संविधान के भागों का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो देखिए, 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, तो संविधान में उस समय संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? तो भागों की संख्या जो है 22 थी। कितनी थी? 22 थी। ठीक, मगर वर्तमान में अगर हम संविधान के भागों की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भी आपको 22 भाग देखने को मिलेंगे। मगर वर्तमान में जब हम संख्यात्मक रूप से बात करते हैं, क्या संख्यात्मक रूप से बात करते हैं, तो ये हमें 25 भाग जो है देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो दो भाग जुड़े वो कौन कौन से हैं? तो भाग 4 का और एक है आपका भाग 9 का। ठीक, और 9 खा भी जोड़ा गया है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपके संख्यात्मक रूप से जो है 25 भाग जो है हो जाते हैं। क्लियर?
तो भाग 9 का और 9 खा, इस तरीके से जो है आपको ये 25 जो है संख्या देखने को मिलती है। और वैसे अगर हम बात करें तो 22 भाग हैं। क्यों? क्योंकि भाग 4 के साइड में एक और भाग जोड़ दिया गया है जिसको भाग 4 का नाम दिया गया है। इसी प्रकार भाग 9 के साथ जो है 9 का और 9 खा जो है जोड़ दिए गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। आइएगा लेकर के चलता हूं आपको संविधान के 25 भागों की ओर। तो हम स्टडी करेंगे संविधान के वर्तमान के 25 भाग, और इन 25 भागों में से हम बात करेंगे महत्वपूर्ण भागों की। महत्वपूर्ण भाग, ठीक। आइएगा तो क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू आप लोग समझ ही चुके हैं। आइएगा तो सबसे पहले भाग जो आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भाग दिए गए हैं। वो भाग किससे रिलेटेड हैं वो यहाँ पर विषय दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको अनुच्छेद जो है देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार फिर आपको एक और सेक्शन देखने को मिलेगा जहां पर आपको भाग देखने को मिलेंगे। ठीक, वो भाग किससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और उस भाग में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक जो है दिए गए हैं या फिर रखे गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आइएगा तो सबसे पहले भाग 1 आपको देखने को मिल रहा है जिसका संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। इसमें आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं भाग 2 की अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन जो है नागरिकता से है, और ये आपको अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम भाग 3 की बात करें तो ये आपको मूल अधिकार में जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 से जो है 35 तक जो है देखने को मिलेगा। क्लियर? और फिर है भाग 4, और भाग 4 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे 35 से लेकर के 51 के बीच में। ठीक, फिर इसके बाद आर्टिकल 4A की बात करें अर्थात अनुच्छेद भाग जो है 4 का। क्लियर है? और इसका रिलेशन किससे है तो फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य से है, और इसमें आपको आर्टिकल जो है 51 जो है देखने को मिलेगा। फिर भाग 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको संघ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप संघ के बारे में जो है कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या? कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका के अलावा जो है आप न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। न्यायपालिका के बारे में देखते हैं, और इस संघ से रिलेटेड आपको जो है आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए फिर आपको भाग 6 देखने को मिलेगा जिसका संबंध जो है राज्य से है, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में देखने को मिलेगा। और डियर स्टूडेंट, जो आपने भाग 5 में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका देखी, वही चीज आप राज्य स्तर पर भी देखेंगे। तो राज्य स्तर पर भी जो है आप कार्यपालिका को देखेंगे, कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका के अलावा जो है आप विधायिका को देखेंगे। विधायिका के अलावा जो है आप न्यायपालिका को देखेंगे। इसको देखेंगे, न्यायपालिका को जो है देखेंगे। ठीक, चलिए अगला भाग है भाग 7, और इसका संबंध है राज्य के समूह पद्धति से। क्लियर? और ये जो है वर्तमान में निराशित है अर्थात इसे समाप्त कर दिया गया है। क्लियर? चलिए फिर भाग 8 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है संघ राज्य क्षेत्र से है अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से है, और इसके दौरान जो है आप आर्टिकल 239 से लेकर के 242 के बीच में जो है आप देखने को मिलेंगे। क्लियर? जहां पर भी आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग जो है प्रेम पूर्वक जो है पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर आपको भाग 9 देखने को मिलेगा। भाग 9 का संबंध है पंचायतों से, और इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको देखने को मिलेंगे।
फिर आपका भाग 9 का, जिसका संबंध है नगर पालिकाओं से, और इसमें आपको आर्टिकल 243 टी से लेकर के 243 2G तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर वहीं अगर हम बात करें भाग 9 खा की या फिर बी की, तो इसका रिलेशन सहकारी समितियों से है, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 243 ZH से लेकर के 2T तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर भाग 10 की अगर हम बात करें, तो इसका संबंध जो है अनुसूचित जाति तथा जनजाति से है, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 244 से लेकर के 244A तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर है? तो ये तमाम भाग हो गए डियर स्टूडेंट। आइएगा, अब यहाँ पर हम बात करें कि सर इनमें से इंपॉर्टेंट वाले भाग कौन से हैं। तो देखिए, भाग 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 4A इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है? ये पूछे जाते हैं कि ये भाग किससे संबंधित है। ठीक, फिर इसके बाद जो है आपका भाग 9 इंपॉर्टेंट है, भाग 9A इंपॉर्टेंट है, भाग 9B इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, जनरली ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपकी प्रायोरिटी पर जो है ये वाले भाग जो है सबसे ज्यादा होने चाहिए। क्लियर? चलिए आइएगा, फिर लेकर के चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर, और फिर है 11वां भाग आपका संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। ठीक, और इसमें आपको आर्टिकल कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे, तो 245 से लेकर के 263 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए, फिर है आपका भाग 12, जिसका रिलेशन है वित्त संपत्ति और संविदाएं व बाद, और इसका रिलेशन जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से है, तो 264 से लेकर के 300A तक जो है आपको जो है ठीक ये भाग जो है देखने को मिलेगा। फिर वहीं हम भाग 13 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसका संबंध जो है भारत के राज्य क्षेत्र से है, और इसमें आपको जो है आर्टिकल 301 से लेकर के 307 अर्थात 301 से लेकर के 307 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें पार्ट 14 की अर्थात भाग 14 की बात करें, तो इसका संबंध जो है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं, जो कि आप भारतीय जो है लोक सेवा आयोग देखते हैं, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग देखते हैं, तो उनकी जो वैकेंसीज होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर इनके बारे में आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बीच में जो है बातें जो है कही गई हैं। आई होप आपको यहाँ पर दिखाई दे भी रही होंगी। फिर लेकर के चलते हैं भाग 14 क की ओर, और यहाँ पर जो है अधिकरण से संबंधित है, और इसके बारे में आपको जो है आर्टिकल 223 से लेकर के 223 तक ही देखने को मिलेगा यहाँ पर, मगर ए और बी दो इसके सब आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अर्थात 323A और 323B के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 जो है किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, निर्वाचन से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपको जो है एक आर्टिकल देखने को मिलेगा 324 से लेकर के 329A तक जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट भाग की, तो नेक्स्ट भाग है आपका 16, जिसका संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकार। ठीक, और ये आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो 330 से लेकर के 342 के बीच में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर हम बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में जो है आपको राजभाषाएं देखने को मिलेंगी, और ये आपको आर्टिकल 243 से लेकर के 343, हाँ सही है, 343 से लेकर के 351 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, फिर नेक्स्ट भाग है आपका 18, जिसका रिलेशन है आपातकाल से संबंधित, और ये आपको 352 से लेकर के 360 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट 19 अर्थात भाग 19, और इसका संबंध जो है किससे है, प्रकीर्णन से है। ठीक, और यहाँ पर आपको आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे।
फिर भाग 20 की अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन जो है किससे है, तो संविधान संशोधन से इसका संबंध है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर आपको जो है एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 368। क्लियर। चलिए, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट जो है 21 अर्थात भाग 21। इसमें आपको अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर भाग 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, और ये आपको आर्टिकल 393 से लेकर के 395 के बीच में जो है देखने को मिलेगा। अब इनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम बात करें, भाग की अगर हम बात करें जो पूछे जाते हैं, तो एक है आपका भाग 15, ठीक, एक है आपका भाग 18, और एक है भाग आपका 20, ठीक, और एक है भाग आपका 17। क्लियर। और एक है आपका भाग 11। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है। एक और ले लीजिए, भाग 13। ठीक। तो ये वो भाग हैं जो एग्जाम में जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक। तो एक तरफ जहां हमने संविधान के पूरा का पूरा जो है 22 वैसे भाग कहें, और संख्यात्मक रूप से कहें तो 25 भाग, हमने एक एक करके जो है सारे भाग देखे डियर स्टूडेंट। और देखने के बाद, ठीक, देखने के बाद जो है हमें ये भी हमने आपको बताया कि इनमें से कौन से भाग जो है आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी हमने आपको बताए। चलिएगा, अब इस थ्योरी पर बेस जो है कुछ क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। चलिएगा, आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक, ऑप्शन है आपके सामने, 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भागों में। ठीक। क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक रूप से नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? बहुत बढ़िया। देखिए, भागों की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में भाग जो है 22 ही हैं, मगर इन भागों को अगर हम संख्यात्मक रूप से अगर हम बात करें तो ये संख्यात्मक रूप से 25। कितने हैं? 25। ठीक। अब सर आपने तो 22 बताए थे, ये 25 कैसे हो गए? देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो भाग 7 है इसे समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर जो है आप भाग 14 का देखते हैं। तो इसने क्या किया, एक तरफ ये समाप्त हुआ, एक तरफ ये जुड़ गया, तो बैलेंस हो गया। ठीक। फिर नए भाग और कौन कौन से जुड़े गुरुजी? तो डियर स्टूडेंट, भाग 4 का जुड़ा, भाग 9 का जुड़ा, और भाग 9 हा जुड़ा। क्लियर। चलिएगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि संविधान में, नमस्कार दीप सिंह जी, नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाग 4 का जुड़ा एक, भाग 9 का जुड़ा, और तीसरा जो है भाग 9 खा जुड़ा। तो ये तो हो गए 3, और 22 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 25। ठीक। 22 में ध्यान रखिएगा भाग 7 को समाप्त किया गया, तो हमें भाग 14 जो है देखने को मिल जाता है, 14 का, तो वो उसकी संख्या को जो है बैलेंस कर देता है। ठीक। क्लियर है। तो टोटल संख्यात्मक रूप से जो है आपको 25 भाग जो है देखने को मिलेंगे। ठीक। और वैसे अगर आपसे केवल भाग पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? 22 ही भाग हैं, क्योंकि संविधान में भाग भाग 22 के बाद जो है भाग 23 कभी नहीं जोड़ा गया। क्या? भाग 23 जो है ये कभी नहीं जोड़ा गया। एक भाग जो जुड़े, तो जो भाग पहले से मौजूद थे उन्हीं के सब पार्ट बनाए गए। ठीक। कोई भाग 22 के बाद 23 नहीं बनाया गया।
ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिएगा, लेकर के चलता हूं आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर आप देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 4 नए भागों को जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। भाग 4 का, 9 का, 9 ख और आपका जो है 14 क। क्लियर, ये जोड़े गए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? और भाग 7 जो है समाप्त कर दिया गया, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है रोमन संख्याओं का जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक, हिंदी संख्याओं का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब हो गया भाग 4 का। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 9 का। ठीक, यहाँ क्या मतलब हो गया? 9 ख। और यहाँ पर क्या हो गया? 14। क्या हो गया? 14 हो गया इसका मतलब। और इसका मतलब जो है भाग 7 हो गया। ठीक है, तो ये रोमन संख्या है। जनरली आपने जो है कभी बचपन में पढ़ी होगी। ठीक, अगर ना समझ में आए तो मैंने आपको जो है सिंपल वे में भी जो है अलग से लिख करके समझा दिया है। चलिएगा, आइएगा, लेकर के चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का चलिएगा जल्दी से। चलिएगा, तो क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कहने का मतलब मैचिंग जो है सही नहीं है। आइएगा देखते हैं। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का बिल्कुल सही है। ठीक, और राज्य की अगर हम बात करें तो ये भाग जो है 6 में कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। ठीक, मगर इनमें से जो है गलत कौन सा है फिर? ठीक है, गलत कौन सा है फिर? आइएगा देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक, तो ये जो है भाग 4 का नहीं है। ठीक, 4 का होना चाहिए था, 4 का है नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है, इसमें नहीं। और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? तो ये रोमन संख्या में 5 है और ये 1 है। 5 और 1 कितने हो जाते हैं? 6। और 6A तो है ही नहीं संविधान में, तो कैसे आंसर हो जाएगा? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था फिर? क्या होना चाहिए था? ये जो 1 उसके आगे लगा हुआ है ना, वो 1 पीछे होना चाहिए था, तब 4 कहलाता। क्लियर है? क्या कहलाता? क्या कहलाता? ये 1 जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, रोमन संख्या का, ये इसके आगे लगा होता। इस तरीके से अगर लिखा होता ए, तो ये जो है फिर सही माना जाता। बच्चा यहीं पर जो है ध्यान पूर्वक देखता नहीं है। वो तो ये सोचता है कि भाई सही लिखा होगा, क्योंकि जनरली ये रोमन संख्याएं जो हैं वो हमें बचपन में पढ़ाई जाती हैं, बचपन में सिखाई जाती हैं। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, इन रोमन संख्याओं का अस्तित्व न जाने कहाँ विलुप्त सा होता चला जाता है। और फिर यही रोमन संख्याएं आगे चल करके हमारे लिए कभी कभार एक क्वेश्चन जो है गलत करवा देती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है बड़ी ही जो है सावधानी रखनी है। ठीक, चलिएगा, तो आंसर तो हमने देख लिया। आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। ठीक, तो आंसर आपने देख लिया। दिए गए युग्मों में से युग्म सी सही सम्मिलित नहीं है, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में सम्मिलित किया गया है, न कि भाग, ठीक, 6 का में सम्मिलित किया गया है। क्लियर है?
तो बस यही चीज जो है हमने आपको बताई वहां पर, और यही चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो आइएगा यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है भाग 2 की कह रहा है, यहाँ पर जो है भाग 3 की कह रहा है, यहाँ पर भाग 4 का की कह रहा है, और यहाँ पर जो है भाग 5 की कह रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिएगा, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य सही है, नागरिकता सही है, नागरिकता तीसरे भाग में, और दूसरे भाग में मौलिक अधिकार, ठीक, सही सुमेलित है। देखिए नागरिकता जो है भाग 3 में नहीं है। देखिए यहां पर मैं आपको लिख करके बता देता हूं, भाग 2 का संबंध है नागरिकता, भाग 3 का संबंध है मूल अधिकार से। भाग 4 का संबंध है मूल कर्तव्य से। भाग 5 का संबंध है संघ से, ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध है भाग 4 से। क्लियर? तो अब हम यहां पर जो है देखें तो सही मैचिंग क्या है, तो सही मैचिंग हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन सी की। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, व्याख्या, दिए गए युग्मों में सी सही सुमेलित है, अर्थात संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक, संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 51 का देखने को मिलता है, जिसमें 11 मूल कर्तव्यों का विवरण है। युग्म ए, बी, डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और पांचवा भाग जो है संघ से संबंधित है। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है आपस में मिलाना है। ठीक, एक तरफ आपके पास सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ आपके पास संविधान के भाग हैं, और आपको मैचिंग करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आइए, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? उपाधियों का अंत। और ये उपाधियों का अंत जो है आपको आर्टिकल 18 में जो है देखने को मिलेगा। ठीक, और आर्टिकल 18 की अगर मैं बात करूं तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में जो है आपको किसमें देखने को मिलेंगे? तो फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात मूल अधिकार। और बात करें संविधान के भाग 3 में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उपाधियों का अंत जो है वो क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और ए का संबंध 3 से हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर ए का संबंध 1 से है तो गलत हो गया, यहाँ पर 4 से है गलत हो गया, यहाँ पर ए का संबंध 3 से है राइट आंसर हो गया, यहाँ पर 2 से है ये गलत हो गया। तो बाकी हमें देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है प्रॉपर किससे कनेक्ट है। हमने केवल एक ऑप्शन देखा और उसी के बिहाफ पर हमें आंसर मिल गया। जनरली कभी कभार हमें एक ऑप्शन से जब आंसर न मिले तो आपको धैर्यपूर्वक अगले ऑप्शन पे आना है। और देखिए अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो अगले ऑप्शन में कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये जो है आपको आर्टिकल 40 में जो है देखने को मिलता है। और आर्टिकल 40 जो है आपको, ठीक, आर्टिकल 36 से
और 51 तक के बीच में जो है आपको देखने को मिलता है। क्या? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में जो है आपको देखने को मिलता है। और इनका संबंध जो है किससे है? डीपीएसपी से, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो है इनका संबंध है। ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां पर दिए गए हैं? तो सेकंड पर, फर्स्ट पर दिए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बी का संबंध किससे है? फर्स्ट से। क्लियर? तो इसी प्रकार जो है आपको आंसर जो है मिल जाता। ठीक, बाकी का 6 से 14 वर्ष तक के बालकों प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक, ये बात जो है कहां पर लिखी गई है, कैसे लिखी गई है? तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के अगर हम बात करें बच्चों की, ठीक, तो इनकी शिक्षा का प्रावधान जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आपको जो है अनुच्छेद 51A में दिए गए 11 मौलिक कर्तव्य कर्तव्य में देखने को मिलेंगे। और भाग की अगर हम बात करें तो भाग होगा आपका 4 का। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात शिक्षा से रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल 21 में भी देखने को मिलती है। और आर्टिकल 21 की अगर मैं बात करूं तो ये भी जो है भाग 3 में जो है देखने को मिलती है। ठीक, आर्टिकल 51A में ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये आर्टिकल 21 जो जोड़ा गया, ये दोनों आर्टिकल जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये दोनों आर्टिकल जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो जोड़े गए थे वो 86वें संविधान संशोधन, क्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़े गए थे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य, अर्थात इसका कनेक्शन जो है 4 से, क्योंकि हमें कहीं पर भी जो है एक और मौलिक अधिकार का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? मौलिक कर्तव्य के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर? किसके पास जाना पड़ेगा? मौलिक कर्तव्य के पास जाना पड़ेगा। चलिएगा, तो आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो आप सभी को मालूम है ये बात जो है संविधान में आर्टिकल 1 में कही गई है। और आर्टिकल 1 आपको संविधान के भाग 1 में देखने को मिलेगा। ठीक, जिसका संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है। और इस भाग 1 में आपको आर्टिकल 1 से 4 तक जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और यहां पर जो है कहाँ है? ये रहा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसका संबंध जो है किससे हो जाएगा? 2 से। और देखिए डी का मिलान किससे है? 2 से। क्लियर?
तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा। आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सही सुमेलित ये है जो कि हमने देख ही लिया। आइएगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है जो कि मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मानों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार उन्हें आज्ञा नहीं देती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 निर्देशित किया गया है। ठीक, कैसे 14 वर्ष तक के बालकों प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ गया होगा। बाकी का ये एक्सप्लेनेशन जो है हमारे आंसर में भी जो है आपको देखने को मिला है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा आपको बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित हैं व्यवस्थित कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी प्री 2022 में जो है पूछा गया है। ठीक, आइएगा देखते हैं। ठीक, तो हमसे जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सीक्वेंस पूछ रहा है तो पूछने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। आइए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमें किस भाग में देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट? भाग 1 में। मौलिक कर्तव्य हमें भाग 4 का में। नागरिकता भाग 2 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें भाग 4 में। ठीक, आइएगा सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। पहले क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 2। देख लीजिएगा ऑप्शन में कहां पर दिया गया है। ठीक, तो फर्स्ट की शुरुआत जो है केवल ऑप्शन बी से हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं भी पता था, केवल ये पता था कि भाग 1 ऑप्शन फर्स्ट भी अगर आपको पता था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से है, तो भाग 1 से ही शुरुआत होगी, भाग 0 तो है नहीं संविधान में। ठीक, और देखिए यहाँ पर शुरुआत 4 से हो रही है तो ये गलत है, 3 से हो रही है गलत है, 2 से हो रही है गलत है, 1 से जिसकी शुरुआत हो रही है वो भी आंसर है। तो आपको ये 3 ऑप्शन पता नहीं भी होते और पहला ऑप्शन अगर आपको पता होता तो भी आप आंसर तक पहुंच जाते। क्लियर? चलिए अब यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो भाग 1 में आपको जो है आर्टिकल 1 से लेकर के जो है आपको 4 तक देखने को मिलेंगे। भाग 4 का में जो है आपको आर्टिकल जो है 51A देखने को मिलेंगे। भाग 2 में आपको आर्टिकल जो है ठीक 5 से लेकर के जो है 11 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। भाग 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको आर्टिकल ठीक 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिएगा आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। आंसर आपने देख ही लिया है, तो संविधान में उल्लेखित विषयों का सही क्रम ये है जो हमने आपको बताया, अर्थात संघ तथा उसका राज्य उसका जो है कार्यक्षेत्र, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो उन्हीं को यहाँ पर लगा करके बताया गया है। इसके अलावा संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण जो है संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है और मौलिक कर्तव्य का
उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है अनुच्छेद 51A में। क्लियर, चलिएगा आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मैचिंग नहीं है। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य हमें जो है भाग 4 का में देखने को मिलते हैं। राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपको भाग 6 में देखने को मिलते हैं। महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो ये आपको भाग 5 में देखने को मिलते हैं। राज्य संघ और उसके अधीन सेवाओं की अगर मैं बात करूं, क्या संघ और उसके अधीन सेवाओं की अगर हम बात करें तो आपको कहां पर देखने को मिलेगा बेटा? संघ के अधीन सेवाएं, कोई बताना चाहेगा? संघ और उसके अधीन सेवाएं, नहीं पता, भूल गए बेटा? भाग 14, क्या भाग 14? क्लियर, चलिएगा आइएगा। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। ठीक, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक, और ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहां आना चाहिए था भाग 5, क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो है, ठीक, ये आपको जो है संघ की कार्यपालिका में पढ़ने को मिलता है। भाग 5 में जब आप कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं, तो उस कार्यपालिका में आप भारत के या भारत का महान्यायवादी पढ़ते हैं, जो कि कौन होता है? तो ये केंद्र सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार का वकील या अधिवक्ता होता है, अधिवक्ता होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए देखिएगा, आंसर हम देख ही चुके हैं। दिए गए युग्मों में से सी सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, न कि इस भाग में। क्लियर, चलिएगा, तो ये कौन सा भाग है? तो 5, 6, 7, 8, तो भाग 8। क्लियर है डियर स्टूडेंट? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो? तो अब आपके अंदर एक चीज उठ रही होगी, तो फिर भाग 1 का संबंध किस, 8 का संबंध किससे है? तो 8 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से। किससे है? संघ राज्य क्षेत्र से जो है इसका संबंध है। ठीक, क्लियर है, चलिएगा, अर्थात भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से जो है इसका संबंध जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले अभी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देने तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देश कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक महान्यायवादी की व्यवस्था की जाती है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है और संविधान के भाग, ठीक, 5, 6, 7, 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान जो है आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, चलिएगा सर, मैं 12th का पेपर दे रहा हूँ, यूपी से हूँ। कृष्णा जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स, देखिए जब स्टूडेंट 12 में होता है ना, तभी वो अपने आईएएस या फिर पीसीएस के लिए जो है रोड मैप बना लेता है, क्योंकि 12th
के बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, 12th के बाद जो आपकी यात्रा प्रारंभ होगी, ठीक, उसके लिए जो है एक प्लान जो है 12th जो है एक सही पोजीशन मानी जाती है। ठीक सर, यूपीएससी करना है, बीए करूं? बिल्कुल बेटा, आप बीए करिए और आप बीए में वही सब्जेक्ट लीजिए जो आपको मेंस में सब्जेक्ट अपने रखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो है आप बीए में सब्जेक्ट रखें, जिससे कि आपको जब मेंस देना पड़े तो आपको इतनी दिक्कतें न झेलनी पड़े जितना आम स्टूडेंट्स को जो है झेलना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जो है अपने 12th के बाद का जो फेज है, ठीक, उसको अपने आईएएस के हिसाब से जो है ठीक डिजाइन करना है और अपने गोल तक का जो है रोड मैप बना लेना है कि मुझे बीए में जो है ये सब्जेक्ट रखने, ये सब्जेक्ट रखने, और जब मैं प्री क्वालिफाई कर लूंगा और मेंस लिखने जाऊंगा तो मेरे को यही सब्जेक्ट जो है वहां पर चूज करने, और मेंस में ये सब्जेक्ट हैं और मेरी इंटरेस्ट भी है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो आपको ना प्री के बाद जो है मेंस में इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इवन इंटरव्यू में जब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर भी जो है आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो 12th जो है एक बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म माना जाता है, ठीक, यूपीएससी के लिए और पीसीएस के एग्जाम के लिए। ठीक, तो वहां से आप एक अच्छा जो है रोड मैप बना सकते हैं अपने लिए। चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? अब देखिए, पंचायती राज्य की अगर हम बात करें तो पंचायती राज्य जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट? तो पंचायती राज्य जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा? क्यों जी? तो भाग 9 में। किसमें देखने को मिलेगा? भाग 9 में। अब ये तो आपको पता है भाग 9, ठीक, मगर रोमन में अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भाग 9 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायत से जो है रिलेटेड है। ठीक, और इस भाग में जो है 73वें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है कुछ आर्टिकल्स जो है जोड़े गए थे। सर वो आर्टिकल्स कौन कौन से थे? तो प्यारे बच्चे, इस पार्ट में जो है आपको आर्टिकल 243 तो आपको देखने को मिलता ही है। तो 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है आपको देखने को मिलते हैं, और ये तमाम आर्टिकल्स जो है जोड़े गए थे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहीं पर आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि इस अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें इन पंचायतों को जो है सब्जेक्ट दिए गए थे जिन पर वो कार्य करेंगे, और इन सब्जेक्ट की संख्या जो है 29 थी। कितनी थी? 29 सब्जेक्ट जो है दिए गए थे। ठीक, वहीं भाग 9 के साथ जो है भाग 9 का भी जोड़ा गया, जिनका संबंध जो है नगर पालिकाओं से है, नगर पालिका से है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में नगर पंचायत। क्या कह सकते हैं? नगर पंचायत से। ठीक, और इस भाग को जोड़ने के लिए क्या, इस भाग को जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 किया गया। ठीक,
और इसी के साथ जो है, इसी अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल अर्थात 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस 12वीं अनुसूची में इन नगर पालिकाओं को 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर ये लोग जो है काम करते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जो है देख लेते हैं। आइए, आंसर डियर स्टूडेंट हम लोग देख ही चुके हैं। आइए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए। यद्यपि नए भाग 9A में जो है नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। क्लियर? आई होप आप सभी को जो है यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। और अगर किसी को कोई चीज जो समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। आइएगा, लेकर के चलना चाहूंगा मैं आप सभी को जो है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ठीक, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है आपको मैचिंग करनी है। और ये मैचिंग आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बीच में जो है करनी है। आइएगा करके देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है संविधान के कुछ भाग जो है यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है किस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? चलिएगा, तो लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स आप सभी को, ठीक, इस मोड़ की ओर। ठीक, तो यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? पहले तो आप सभी जो है मुझे एक कमेंट करके जो है अवश्य बताएं कि क्या आप सभी को यहां तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ रही हैं या नहीं। चलिए, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी एक बार जो है कमेंट करके जो है मुझे बताएं कि क्या आप सभी को ये तमाम चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जितने भी बच्चे लाइव हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है। चलिए, दीप सिंह जी का कमेंट आ गया है, यस सर समझ में आ रही हैं। दीप सिंह जी थैंक यू वेरी सो, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया। आइएगा, और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहता हो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं, वो कमेंट कर सकता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आइए, तो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान का ये भाग, इसका संबंध जो है हमें किससे देखने को मिलेगा। तो इसका संबंध हमें किससे देखने को मिलेगा, तो ये भाग कौन सा है? 9। और भाग 9 का संबंध अभी हमने देखा किससे होता है? पंचायत से। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से। अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें ये देखना है कि यही हमें आंसर मिल जाएगा या नहीं। तो इसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, इसकी 4 से हो रही है, इसकी 2 से हो रही है। तो यहीं पर जो हमें आंसर मिल गया और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको आगे के ऑप्शन तक जाने तक का मौका शायद न मिले, आपको आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल जाए। मगर हम लोग इसको पूरा देखेंगे। ठीक, यहां पर कहा गया है कि भाग, ठीक, 8 का संबंध जो है किससे है? तो प्यारे बच्चे इसका संबंध जो है संघ क्षेत्र से है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। ठीक, फिर अगला है भारतीय संविधान का भाग 4 का, जिसका संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से है। और यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है? भाग 9 का, और इसका संबंध किससे है? नगर पालिका से जो है इसका संबंध है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी।
ठीक, जिसको समझ में ना आई हो उसके लिए मैं और सिंपल करने का प्रयास कर देता हूं। क्लियर? चलिए देखिए, इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, भाग 9। इस ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो यहां पर आपको दिया गया है भाग 8। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर क्या दिया गया है आपको, भाग 4 का, और यहां पर क्या दिया गया है आपको, भाग 9 का। ठीक, इसका संबंध आप सभी जानते हैं पंचायतों से है, इसका आप सभी जानते हैं नगर पालिका से है, इसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है, और भाग 8 का संबंध किससे है, संघ राज्य क्षेत्र। और यहां पर केवल संघ क्षेत्र लिखा था, इसलिए हो सकता है कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है संघ क्षेत्र से। ठीक, क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाग 9 में आपको आर्टिकल्स कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे, तो यहां पर आपको आर्टिकल जो है 243 से लेकर के, क्या 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको देखने को मिलेंगे। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 की अगर मैं बात करूं, तो भाग 8 में जो आपको देखने को मिलेगा वो 239 से लेकर के और कहां तक, 242 तक, 242 तक आपको देखने को मिलेगा। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्टिकल 51 देखने को मिलेगा। भाग 9 का नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्टिकल 243 पी से लेकर के जो है आपको कहां तक देखने को मिलेगा, 243 टू जी तक जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या, 2G तक जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको जो है पूरा का पूरा समझाने का प्रयास किया है डियर स्टूडेंट। आइएगा लेकर के चलता हूं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए, ठीक, तो आंसर तो हम देख ही चुके हैं, आइए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी गठित की गई थी। क्या की गई थी? एक कमेटी गठित की गई थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में पंचायत का पैटर्न क्या होना चाहिए, स्लैब क्या होना चाहिए। तो इन्होंने जो है 3 स्तरीय पंचायत का जो है प्रावधान जो है दिया था। ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, जिले स्तर पर होनी चाहिए। ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर आपको जो है ब्लॉक स्तर की पंचायत, और जिले स्तर पर जिले स्तर की पंचायत आपको देखने को मिले। क्लियर? तो ये स्लैब दिए थे इन्होंने, और फिर इसी स्लैब के बिहाफ पर जो है भारत में जो है पंचायती सिस्टम को जो है लागू कराया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक जो है आर्टिकल जो है देखने को मिलेंगे। वहीं भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इन्हें अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया था, जो भाग 4 का एकमात्र अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्लियर? फिर इसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 9 का
नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिस्थिति प्रदान की गई है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का एक नई अनुसूची 12 तथा अनुच्छेद 243 पी से लेकर के ठीक जेड जी तक, क्या जेड जी तक या फिर 2G तक, क्लियर है? क्लियर, चलिएगा, तक जो है अनुच्छेद जोड़ करके जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन के विषय में जो है विस्तृत प्रावधान किए गए थे। अब यहाँ पर आपको जो ZG देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हो गया A से लेकर के Z तक कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद जो है अगली सीरीज चालू हुई है A से लेकर के, इसलिए इसको ZG लिख दीजिए या फिर 2G लिख दीजिए, बात एक ही है। 2 का मतलब हो गया सेकेंड जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें G, ठीक, और इससे पहले एक सीरीज पूरी हो चुकी है A से लेकर के Z तक, ठीक। चलिएगा, लेकर के चलना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपको क्या करना है, सही सुमेलित नहीं है, अर्थात रॉन्ग को पहचानना है, ठीक। सही तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। आइए, नागरिकता भाग 2, बात तो किसी हद तक सही है। संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, साथ में कह रहा है, तो मुझे जो है यहीं पर डाउट है। ऑप्शन बी में जो है मुझे डाउट है। अब आप कहेंगे सर आपको डाउट क्यों है? तो डियर स्टूडेंट डाउट मुझे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भाग कौन सा दिया गया है, 5, 6, 7, 7 दिया गया है। और 7 किससे संबंधित था? राज्यों के समूह पद्धति से संबंधित था। किससे था? राज्यों के समूह पद्धति से संबंधित था। और ये भाग वर्तमान में मौजूद नहीं है, अर्थात इस भाग को निरस्त कर दिया गया है, ठीक। तो सर फिर इसका संबंध किससे है? संघ राज्य क्षेत्र का संबंध किससे है? तो संघ राज्य क्षेत्र का संबंध जो है भाग 8 से है। और जब इसके साथ एक और डंडा लग जाता है यहां पर रोमन संख्या का, या फिर ये लिखा होता, तो 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। तब राइट आंसर हो सकता था, मगर यहां पर 2 डंडों ने जो है गड़बड़ कर दी, ठीक। खूब आपको जो है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। आइएगा, नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें तो बात सही है। यहां पर क्या दिया गया है? भाग 9 का दिया गया है। निर्वाचन की अगर मैं बात करना चाहूं तो निर्वाचन से संबंधित आप जो है भाग 15 जो है देखते हैं। क्या देखते हैं? भाग 15। और नागरिकता से संबंधित जो है आप भाग 2 देखते हैं, ठीक। चलिए, अब यहीं पर हम बात करें, भाग 2 में आपको आर्टिकल जो है 2 से, सॉरी, 5 से 11 तक आपको देखने को मिलेंगे। भाग 8 की अगर मैं बात करना चाहूं तो भाग 8 में आपको अनुच्छेद 239 से लेकर के, ठीक, 242 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? सॉरी, भाग 9 का की बात करूं तो इसमें आपको आर्टिकल 243 पी से लेकर के, क्या, पी से लेकर के और कहां तक देखने को मिलेंगे? 200 पी से लेकर के 243 2G तक जो है आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ZG तक आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में जो है आपको
आर्टिकल 324 से लेकर के और कहाँ तक 329 ए तक, क्या 329 ए तक जो है आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। ठीक, बाकी का तो मैंने आपको समझा ही दिया पूरा क्वेश्चन खोल करके। चलिए, तो यहाँ पर हम जो है डियर स्टूडेंट आंसर तो देख ही चुके हैं, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए युग्मों में से बी सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का विवरण संविधान के भाग 8 में दिया गया है, न कि भाग 5, 6, 7 में दिया गया है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य अनुच्छेद 230 ए को निरस्त या रद्द किया जा चुका है, शेष युग्म सही सम्मिलित है। तो वही बात कही है जो हमने आपको बताई। क्लियर? चलिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर वही जो है आपको वही पैटर्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड मैचिंग करनी है, आंसर देना है। ठीक, यहां पर आपको ए ऑप्शन पर क्या दिखाई दे रहा है? मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का संबंध जो है किससे है? भाग 3 से है। तो जिस ऑप्शन की शुरुआत 2 से हो जाए वो राइट आंसर होगा। तो ए की शुरुआत 2 से है, 2 से है, बहुत बढ़िया। ए की शुरुआत 3 से है, 4 से है, तो ये दो ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गए, ये दो ऑप्शन रेस से बाहर हो गए। फिर आपको दिया गया है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? भाग 4 का से। ठीक, तो बी का संबंध किससे जो है फर्स्ट से दिखाई दे रहा है? तो दोनों का दिखाई दे रहा है। चलिए, यहां तक भी आंसर नहीं मिला। ठीक, अब आएंगे हम तीसरे पर। सी में क्या दिया गया है? संघ। क्या दिया गया है? संघ। और संघ का संबंध किससे है? भाग 5 से। तो सी का संबंध 4 से किस में दिया गया? तो यहां पर सी का संबंध जो है 3 से दिया गया है, गलत हो गया। यहां पर 4 से दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी का हम बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल का उपबंध जो है, ठीक, आपको किस भाग में देखने को मिलेगा? तो आपको जो है भाग 18 में जो है देखने को मिलेगा। तो आपात का संबंध जो है आपको भाग 18 में देखने को मिलेगा। संघ का संबंध जो है आपको भाग 5 में देखने को मिलेगा। मौलिक कर्तव्य का संबंध आपको भाग 4 का में देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार का संबंध जो है आपको भाग 3 में देखने को मिलेगा। ठीक, आइएगा आगे लेकर के चलना चाहेंगे। देखिए, भाग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्टिकल 12 से और 35 तक देखने को मिलेंगे। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक सिंगल आर्टिकल 51 ए देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आपसे भाग 5 की, तो भाग 5 की शुरुआत किस आर्टिकल से होती है? इसकी शुरुआत आर्टिकल 52 से होती है, और ये हमें कहाँ तक देखने को मिलता है? आर्टिकल 151 तक। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिएगा, इसके अलावा हम भाग 18 की बात करें जिसमें आपको निर्वाचन आयोग देखने को मिलता है, सॉरी, आपातकालीन जो है उपबंध देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक आर्टिकल देखने को मिलता है 368। ठीक, तो ये चीज जो है आपको स्पष्ट रूप से जो है क्लियर होनी चाहिए थी, जो हमने आपको जो है बच्चा क्लियर करा दी है। ठीक, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए देखिएगा, तो आंसर कहा गया है, आपने देख ही लिया, जो हमने आपको बताया वही आंसर है। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकार से है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 3 के बाद जो है ये क्या आ गया? भाग 4 का। तो भारतीय संविधान का भाग 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन
1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, फिर इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 151 तक अनुच्छेदों को जो है समाहित किया गया है। फिर है भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। क्या दिया गया है भाई? एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, ये मेरा फॉल्ट था। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको यहाँ पर जो है क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है आपातकाल संविधान संशोधन समझ के जो है इसके सामने जो है आर्टिकल 368 लिखा दिया था। ठीक, उसको क्रॉस कर देना। ठीक, यहाँ पर जो है आपातकाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपातकाल लिखा हुआ है, और आपातकाल भाग 18 में है। ये तो सही लिखाया है मैंने आपको, भाग 18 में ये तो मैंने आपको सही लिखाया है। मगर आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से जो है संबंधित है। ठीक, क्लियर है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ली है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और भाग 18 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये आपको आर्टिकल, ठीक, 352 से लेकर के और 360 के बीच में जो है देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए भाई आ जाइए। तो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा मुझसे गलती हुई थी, कहाँ पर हुई थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, इसके अलावा हम बात करें आपातकाल की। इसकी आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल के बारे में जो है आर्टिकल 352 से लेकर के और 360 तक जो है आपको देखने को मिलता है। और ये संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस संविधान के भाग 18 में दिया गया है। क्या? संविधान के भाग 18 में दिया गया है। और ये आपात जो है 3 प्रकार का दिया गया है। ठीक, पहला आपात है आपका राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपात। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा। अब यहां पर जो आपको राष्ट्रीय आपात दिखाई दे रहा है ये आपको आर्टिकल 352 में देखने को मिलेगा। और ये आपको आर्टिकल 360, 352, 356 और ये है आपका आर्टिकल 360। ठीक, तो ये 3 आपात दिए गए हैं और यहाँ पर बताया भी गया है आपात उपवन से। और संविधान में 3 प्रकार के जो है आपातकाल दिए गए हैं, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या फिर प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? क्या? सही सम्मिलित नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? राज्य भाषा। और राज्य भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये जो है संविधान के भाग 17 में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट तो ये आपको संविधान के भाग 8 में देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो आपको संविधान के भाग 10 में जो है आपको देखने को मिलेगा। और अधिकरण की अगर मैं बात करूं तो ये अधिकरण वाली चीज जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगी? संविधान के भाग 14 का में। क्या? संविधान के भाग 14 का में जो है देखने को मिलेगी। अब हमें देख करके ये बताना है गुरुजी कि इसका मैचिंग जो है किससे सही नहीं हो रहा है। ठीक है, आइएगा तो लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। और यहाँ पर जो है आपको मैचिंग जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको जो है सही देखने को नहीं मिल रही है। बाकी का राजभाषा की मैचिंग सही है, संघ राज्य क्षेत्र की मैचिंग सही है, अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्र के बारे में जो है एक्यूरेट सही कहा गया, मगर यहाँ पर जो हमें ठीक 11 भाग देखने को मिल रहा है। और भाग 11 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है आपको किससे देखने को मिलेगा? तो डियर स्टूडेंट, भाग 11 का संबंध है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। क्या इसका संबंध किससे है? संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। ठीक, आई होप आपको जो है ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन जो है देना चाहूँ कि राजभाषा से रिलेटेड जो आप प्रावधान देखते हैं वो आपको 343 से लेकर के, क्या 343 से लेकर के और किस आर्टिकल तक देखने को मिलेंगे? 351 तक। ठीक, तो ये क्या है? ये है आर्टिकल। वहीं अगर हम बात करें पार्ट 8 की, तो पार्ट 8 में जो है आपको आर्टिकल 239 से, क्या 239 से लेकर के और कहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे? 242 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम भाग 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 244 से लेकर के और कहाँ तक देखने को मिलेगा? 244 ए तक जो है आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें आपसे संविधान के भाग 14 का की, तो यहाँ पर आपको जो है आर्टिकल 324 ए से लेकर के 324 बी तक जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। क्लियर? ये 23 होगा बच्चे। अब सही है। ठीक, तो आर्टिकल 323 ए से लेकर के 323, 23 है दोनों तरफ आपको। ठीक, और ए और बी। क्लियर? आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आंसर तो देख ही चुके हैं, आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए युग्म डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अधिकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? 14 के का में दिया गया है। मैं अनुच्छेद 223 ए से लेकर के 323 से लेकर के 323 ए और बी में जो है निहित है। अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह विवादों के अधि निर्णय और संघर्ष पक्षों के बीच जो है अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय और समीक्षा जैसी विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। शेष युग्म सही सुमेलित है। क्लियर? ओके 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 ओके, आवाज आ गई होगी, आवाज आ गई होगी। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? अब देखिए, संघ और उसके संघ और राज्यों के बीच, क्या राज्यों के बीच या मध्य जो है संबंध की अगर मैं बात करना चाहूं तो संबंध की बात डियर स्टूडेंट भाग 11 में जो है कही गई है।
मगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए, ये तो ठीक है, मगर यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, ठीक, क्योंकि एक तरफ, थैंक यू सो मच दीप सिंह जी, थैंक यू सो मच, यहाँ पर जो है आपको बताना है चैप्टर फर्स्ट या फिर चैप्टर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है आपको समस्या हुई होगी, ज्यादा नहीं, ठीक, मगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 अध्याय फर्स्ट में जो है विधायी कार्यों के जो है विभाजन के बारे में जो है बात कही गई है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गए होंगे। आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर जो है लेकर के चलता हूँ। बाकी का भाग 11 में जो है आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगा ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आपको बताया था। ठीक, आइएगा। तो भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय फर्स्ट अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। विधायी संबंध संघ व राज्य के बीच कानून बनाने और शासन करने की शक्ति वितरित करने से है। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाग 16 जो है किससे संबंधित है? और भाग 16 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो भाग 16 जो है किससे संबंधित है? कोई बताना चाहेगा? चलिएगा, तो भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। किससे है? विशेष उपबंधों से जो है संबंधित है। और यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें कि ये भाग 16 जो है आपको किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में देखने को मिलता है, तो भाग 16 आपको आर्टिकल 330 से लेकर के क्या 330 से लेकर के 245263, ये क्या है दीप सिंह जी? हम समझ नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल में? सही है, सही, बहुत बढ़िया। ठीक, और जो है आपको ये कहाँ तक देखने को मिलेगा? 342 तक। क्या? 342 तक जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिएगा, हाँ यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया, बहुत बढ़िया, आइएगा इसे भी देख लेते हैं। ठीक, क्या इसे भी देख लेते हैं, और ये है अखिल भारतीय सेवाएं। और डियर स्टूडेंट, अखिल भारतीय सेवाओं की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात जो है कहाँ पर कही गई है? तो ये भाग 14 में कही गई है। ठीक, सॉरी, भाग 14 में जो है कही गई है। ठीक, और भाग 14 में क्या बात कही है? संघ तथा राज्यों के अधीन, सॉरी, संघ तथा संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिएगा, और ये संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगी? तो ये आपको जो है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक आपको जो है देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिएगा, चलिए डियर स्टूडेंट, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। ठीक, आंसर आप लोग देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था जो है की गई है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको जो है यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, जो है हमें मैचिंग करना है, और मैचिंग करके जो है बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहले कह रहा है आपसे, ठीक, संविधान
का जो भाग है कौन सा, 15वां, ये किससे संबंधित है? तो भाग 15 का संबंध जो है इससे है डियर स्टूडेंट, निर्वाचन से। तो देखिएगा ए का रिलेशन आपको 4 से किस में दिखाई दे रहा है? तो इसमें ए का रिलेशन 3 से है, यहाँ पर 1 से है। यहाँ पर ए का रिलेशन 4 से है, यहाँ पर 2 से है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? तो बी का मिलान जो है आपको 3 से करना है, और सी का मिलान जो है आपको सेकंड से करना है, और 4 का मिलान जो है आपको फर्स्ट से करना है। क्लियर? तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल जो है हो जाता है जब आप लोग जो है क्या करते हैं, केवल एक ही आंसर को पकड़ लें। ठीक, तो यहाँ पर आपात उपबंध की बात की गई है। आपात उपबंध जो है आपके भाग 18 में हो गया। ठीक, राजभाषा की अगर हम बात करें तो ये भाग 17 में हो गया। ठीक, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की अगर हम बात करें तो ये आपके भाग 16 में हो गया। ठीक, क्लियर है? और निर्वाचन की अगर हम बात करें तो ये आपका भाग 15 में हो गया। किस में हो गया डियर स्टूडेंट? 15 में। क्लियर? चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, चलिए, तो आंसर तो हमने देख लिया। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 15 जो है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित है। और फिर कुछ वर्गों से संबंधित उपबंध जो है आपको किस भाग में देखने को मिलेंगे? भाग 16 में देखने को मिलेंगे। और ये आपको आर्टिकल 330 से लेकर के 342 के बीच में देखने को मिलेगा। फिर आपको राजभाषा से संबंधित जो है देखने को मिल रहा है, और ये राजभाषा मैंने आपको भाग 17 में बताई थी, और जो कि आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल का प्रावधान जो है आपको संविधान के भाग जो है 18 में देखने को मिलेगा, और ये आपको अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में देखने को मिलेगा। और इसके बीच में आपको 3 प्रकार के आपात देखने को मिलेंगे: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है आपको ये बताने हैं। आइएगा देख लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। एक क्वेश्चन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और पूरा पढ़ने के बाद चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो सब जानते हैं 22 भाग हैं, और संख्यात्मक रूप से 25 भाग हैं। ठीक, भारत के संविधान में अनुच्छेद 390 है, जबकि अनुच्छेद 395 है। कितने हैं? 395, दोनों गलत हो गए। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूचियां जो है संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई हैं। बात सही है। तो कौन कौन सी अनुसूची? 9वीं, 10वीं और 12वीं। देखिए, 9वीं अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया गया था। 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किया गया था। 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 किया गया था। इसके अलावा ये जो आपकी 9वीं अनुसूची है, ये भूमि संबंधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो ये जो 12वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नगर पालिकाओं से। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान का भाग 9 का भी जोड़ा गया था। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन 3। और ये किस में है? ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको ये जो है, ये तमाम चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए, लेकर के चलता हूं आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, यहां पर आपने आंसर देख लिया है। आंसर क्या है? कथन थर्ड जो है सही है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची अनुसूचियां को जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया है। और कथन फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। एक बार जो है आप सभी के जो है कमेंट देख लेता हूँ, आप सभी से पूछ लेता हूँ कि क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई या नहीं। चलिएगा, जल्दी मुझे बताइएगा, क्या आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं? यस और नो। दीप सिंह जी, केवल एक ही बच्चे के जो है कमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दीप सिंह जी, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया लगा दीप सिंह जी आपका कमेंट देख करके। ठीक, चलिए आइएगा। तो दीप सिंह जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? चलिए आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान की अनुसूचियां। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है? संविधान की अनुसूचियां। ठीक, चलिएगा, देखिए संविधान की अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को ये अनुसूचियां 8 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। ठीक, और ये 8 से 12 जो हुई, उसमें कितनी अनुसूचियां जुड़ी? तो 4 अनुसूचियां जुड़ गई। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक, 9वीं के जोड़ने के लिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम
1951 किया गया। 10वीं को जोड़ने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किया गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया। क्लियर? चलिए आइएगा। 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध जो है भूमि संबंधी कानून से है। 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध दल बदल से है। 11वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध जो है ग्राम पंचायत से है। और यहाँ पर इन्हें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं कार्य करने के लिए। 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध नगर पालिकाओं से है। और यहाँ पर इन नगर पालिकाओं को जो है 18 सब्जेक्ट जो है दिए गए हैं जिन पर ये कार्य कर सकती हैं। क्लियर? चलिएगा। ठीक, तो यहां पर आपने वो अनुसूचियां देख ली जो बाद में जोड़ी गई हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, तो इसका संबंध किससे है? संघ के घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उल्लेख के बारे में। कहने का मतलब भारत के जो 28 राज्य हैं उनके नाम, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके नाम आपको यहां पर जो है देखने को मिलते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तो इस पूरे सेंटेंस का निचोड़ अगर मैं निकालूं तो इसमें जो है वेतन की बात कही गई है। अब वेतन की बात किनको लेकर के कही गई है? तो अ, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक परिषद, विधान सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीशों के, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को काट लीजिएगा और राज्यपाल को काट लीजिएगा। क्लियर है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को काट दीजिएगा क्योंकि इन दोनों की सैलरी प्रॉपर आर्टिकल में दी गई है। क्या? राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के वेतन की बात जो है प्रॉपर आर्टिकल में कही गई है, इसलिए इन दोनों को जो है यहां से आउट कर दीजिएगा। ठीक, ये समझ लीजिएगा कि आपके गुरुजी जो है करेक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट? करेक्शन जो है करवा रहे हैं। ठीक, और आई होप आप मेरे इस करेक्शन को जो है ठीक कर लीजिएगा। बुक में जो है यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लिख दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्लियर? चलिए आगे लेकर के चलना चाहूंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। आइए आगे लेकर के चलते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो है क्या कहा गया है? तो तीसरी अनुसूची में
शपथ के बारे में कही गई है। ठीक। और यहाँ पर कहा गया है विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों इत्यादि द्वारा शपथ ग्रहण की आने वाली उल्लेख है। तो यहाँ पर जो है आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति काट दीजिएगा। क्या काट दीजिए? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति काट दीजिएगा। ये सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ जो है आर्टिकल्स में दी गई है। राष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 60 में दी गई है। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है आर्टिकल 69 में दी गई है। और राज्यपाल की शपथ जो है आर्टिकल 159 में जो है दी गई है। तो इनकी शपथ जो है इसमें दी गई है, आर्टिकल में दी गई है, इसलिए इनकी शपथ जो है अनुसूची में नहीं हो सकती। तो इन दोनों को जो है काट दीजिएगा। ठीक। जैसे मैंने यहाँ से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कटवाया, उसी प्रकार आप लोग जो है यहाँ से राष्ट्रपति और जो है उपराष्ट्रपति को काट दीजिएगा। ठीक। क्योंकि इन दोनों का जो है जो सैलरी है, वेतन की बात जो है, वेतन की बात जो है प्रॉपर जो है किस में की गई है? इन आर्टिकल्स में की गई है। सॉरी, ओथ की, शपथ की, इनकी शपथ की बात कही गई है। शपथ, वेतन की तो इससे ऊपर वाली अनुसूची में थी। ठीक। अनुसूची 2 में थी वेतन की बात, तो यहाँ पर क्या है? शपथ की बात कही जा रही है। तो इनकी शपथ का प्रावधान जो है प्रॉपर इस आर्टिकल में जो है दिया गया है, इसलिए इसे इन अनुसूची में नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, आइएगा। अब है आपकी अनुसूची 5वीं, और इसमें क्या कहा गया? विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। और ये उल्लेख जो किया गया है वो संपूर्ण भारत के लिए किया गया है, संपूर्ण भारत के लिए किया गया है। ठीक। 6वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि इस अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो है यहाँ पर बात कही गई है। क्लियर? चलिएगा। ठीक। तो 6वीं अनुसूची में जो है बात जो कही गई है वो पूर्वोत्तर भारत के जो है 4 राज्यों के बारे में बात कही गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगली अनुसूची आपकी 7वीं अनुसूची। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। कहने का मतलब ये 7वीं अनुसूची जो है संघ और राज्यों के बीच विषयों के विभाजन से संबंधित है। क्या है? संबंधित है। आई होप आपको जो है यहाँ तक जो है चीजें जो है डियर स्टूडेंट समझ में आ गई होंगी। क्लियर? चलिएगा, आगे लेकर के चलना चाहूंगा आप सभी को। फिर है आपकी 8वीं अनुसूची। देखिए, 26 जनवरी
1950 को इस 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा हो गई हैं। ठीक, क्लियर है? पहले कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? क्लियर है डियर स्टूडेंट? तो कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो आपकी जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब सबसे बड़ा विषय ये है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत एक ही है कि ये 14 से 22 कैसे हुई। ये जो है 14 से 22 कैसे हुई। तो 14 से 22 की अगर मैं बात करूं तो पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब बात करें पहली भाषा को जोड़ने के लिए 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया, फिर 3 भाषाओं को जोड़ने के लिए 71वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, और फिर 4 भाषाओं को जोड़ने के लिए 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है किया गया। अब यहां पर मुद्दा ये है कि पहले एक भाषा कौन सी जोड़ी गई। तो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। फिर 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर ये 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो ये भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर जब मैं आपको ये 8वीं अनुसूची पढ़ाता ना, तो इसमें आप कैटेगराइज नहीं कर पाते कि कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। इसलिए मैंने यहां पर जो है स्पेशली जो है अलग से जो एक फॉर्मेट बना दिया है। अब मैं आपको इसको पढ़ा सकता हूं। ठीक, और मेरे पढ़ाने लायक जो है ये अब तैयार है। तो 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पहली है असमिया, दूसरी है बंगाली, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, 5वीं है कन्नड़, 6वीं है कश्मीरी, 7वीं है कोंकण, 8वीं है मलयालम, 9वीं है मणिपुरी, 10वीं है मराठी, 11वीं है नेपाली, 12वीं है उड़िया, 13वीं है पंजाबी, 14वीं है संस्कृत। ठीक, फिर है आपकी 15वीं सिंधी, फिर है आपकी तमिल, फिर है आपकी 17वीं तेलुगु, फिर है 18वीं आपकी उर्दू, फिर 19वीं है बोडो, फिर 20वीं है मैथिली, 21वीं है संथाली और 22वीं है डोंगरी। क्लियर? चलिएगा, तो आपको यहाँ पर जो है 22 भाषाएं बता दी मैंने। ठीक, इनमें से 22 में से 14 वो हैं, ठीक, जो आपको इन नामों के अलावा जो है देखने को मिल रही है, और ये नाम 14 के बाद जोड़े गए हैं। क्लियर? चलिए, 9वीं अनुसूची डियर स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से विधियों का उल्लेख जो है इसमें दिया गया है। क्लियर? फिर देखते हैं हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित जो है प्रावधानों का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक, और 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो नगर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण आदि का उल्लेख किया गया है। इनमें जो है विषय शामिल हैं। फिर 12वीं अनुसूची, ये तमाम जो है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो आज हमने जो है संविधान के भाग पढ़े, अनुसूचियां पढ़ी। ठीक, और इन अनुसूचियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हम
कल करेंगे। कल करेंगे तो कल जो है शाम 7 बजे मेरे साथ जुड़ना न भूलें, क्योंकि ये क्लास डेली चलती है आपकी शाम 7 बजे। कितने बजे चलती है? डेली शाम 7 बजे चलती है। तो 7 बजे मेरे साथ जुड़ें, ठीक। बाकी का मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर जो है समाप्त करना चाहूँगा, ठीक। और समाप्त करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना जो है देते हुए जो है जाना चाहता हूँ। और वो आवश्यक सूचना ये है कि इस बार डियर स्टूडेंट, किसी भी हालत में अगर आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है तो हर हालत में जो है आपको प्रीलिम्स को जो है बनाना है पॉसिबल। किसके साथ? तो अरिहंत पब्लिकेशन के साथ, ठीक। और टारगेट क्या रखना है कि पहली बार में ही प्रीलिम्स पार, ठीक। इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन ने जो है आपकी जीएस की समस्या को समाप्त करने के लिए भारतीय इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, ये तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है एक ये रेड कलर की जो है प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज निकाली है डियर स्टूडेंट, जिसे आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो भी हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं ये सभी चीजें जो है इस बुक में जो है आपको समाहित जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक। क्लियर है? चलिएगा, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक, अरिहंत पब्लिकेशन का ये स्टेप आपको अच्छा लगा हो, तो इसे प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा और दूर तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं इसी अ, क्रम में जो है कल आपसे शाम 7 बजे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच।